हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास में जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद दोस्तों 29 देखेंगे। अनुच्छेद 29 और ये जो 30 हैं जो कि मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं? शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार से संबंधित है। पिछली क्लास में हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखा था। आज हम शिक्षा और संस्कृति का अधिकार देखेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले हम मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अब शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो हमारा पांचवा अधिकार है। इसके बाद जो है दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार का फ्रेंड्स से काफ़ी कम सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का। थोड़ा सा ऐसे मैं डिमोटिवेट होता हूँ, संभवतः मैं मौलिक अधिकार करवा के जो है थोड़ा सा रोक दूंगा। चलिए खैर, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है। अगली जो शुरुआत करते हैं कक्षा की, और ये जो हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, थोड़ा सा कंसंट्रेट रखेंगे दोस्तों। 10 से 15 मिनट में जो है दोस्तों क्लास ही खत्म हो जाएगी। 2 आर्टिकल है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, समझ में आ जाएगा। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार दोस्तों थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। फ्रेंड्स, ये देश जो है भारत देश है। इस भारत देश में विभिन्न प्रकार की जातियाँ, धर्म, लोग, संप्रदाय, जनजातियाँ इत्यादि रहते हैं। उनकी अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं, उनकी अलग अलग प्रकार की संस्कृति। तो भारत का संविधान उन्हें संरक्षित करने के लिए अधिकार देता है। यह अधिकार जो है दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है, क्योंकि जो बहुसंख्यक लोग हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, उनकी जो परंपरा है वो चल रही है, लेकिन जो 10-15 लोग हैं उनकी परंपरा को संरक्षित करने की बात की गई। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में याद रखिएगा अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। तो कैसे पता चलेगा कि अल्पसंख्यक कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में दोस्तों कहा था, वो केस का नाम याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अल्पसंख्यक का निर्धारण दोस्तों देश की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, ना कि गांव अथवा राज्य की जनसंख्या के आधार पर। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अल्पसंख्यकों का निर्धारण किस आधार पर करेंगे? देश की जनसंख्या के आधार पर। जैसे कि देश में 5 लाख जनसंख्या हिंदुओं की है, अगर उसमें 10,000 जनसंख्या ईसाइयों की है तो क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स? ईसाई अल्पसंख्यक कहलाएंगे। आई होप आप समझ गए। बात करते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत 2 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है कि जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। संविधान के तहत दोस्तों जो अल्पसंख्यक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? थोड़ा सा मिस प्रिंट है, आप क्या लिखेंगे? 2 प्रकार के जो है होते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? प्रकार होना चाहिए। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के जो है अल्पसंख्यक होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहले होते हैं भाषाई अल्पसंख्यक, दूसरे होते हैं धार्मिक अल्पसंख्यक। भाषाई अल्पसंख्यक में दोस्तों जैसे कि हिंदी भाषा बोलने वाले 10 लाख लोग हैं, उर्दू बोलने वाले 10,000 लोग हैं, तो उर्दू भाषा के लोग क्या कहलाएंगे? भाषाई अल्पसंख्यक कहलाएंगे। इसी प्रकार धार्मिक में जो हिंदू लोग हैं, मान लीजिए देश में चूंकि हिंदू ज़्यादा हैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, 10 लाख संख्या में है, और कोई दूसरे धर्म के लोग जो है कम है, तो क्या कहलाएंगे? अल्पसंख्यक कहलाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ईसाई धर्म का उदाहरण दिया था। अनुच्छेद 29 में दोस्तों यह भी उल्लेखित है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल वंश, भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। इस आधार पर दोस्तों किसी भी व्यक्ति को, ध्यान रखिएगा यही बात जो है आर्टिकल 15 में भी उल्लेखित है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आर्टिकल 15, 29 में जो भी बातें हुई, आर्टिकल जो 29 में है वो किसके लिए है? अल्पसंख्यकों के लिए है, और जो वहां पर है वो सभी लोगों के लिए है। चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 30 की। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 29 में हमने क्या देखा कि जो भी उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति है उनको संरक्षित करने का संविधान द्वारा अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 29 में भी यह भी उल्लेखित किया गया है कि जो भी सरकारी संस्थान होगा, किसी भी व्यक्ति को यानी कि शिक्षा लेने वाले को, स्टूडेंट्स को वहां प्रवेश से नहीं वर्जित किया जाएगा। किस आधार पर?
कि आप मतलब किसी दूसरी भाषा के बोलने वाले हैं, दूसरी जाति के हैं या दूसरे धर्म के हैं, अल्पसंख्यकों को नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30 की फ्रेंड्स बात करते हैं तो अनुच्छेद 30 में क्या बात कही गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने। अब जैसे मान लीजिएगा ईसाई धर्म के लोग क्या हैं, अल्पसंख्यक है, मैं उदाहरण ले रहा हूं और उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। ईसाई धर्म के लोग का मैंने उदाहरण दिया था कि हिंदू कितने हैं, 10 लाख हैं, 10,000 लोग कौन हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं। जो कि 10,000 लोग हैं तो उन्हें जो है हिंदुओं की परंपरा, संस्कृति, शिक्षा, ग्रंथ नहीं समझ में आ रहे हैं, इसलिए उन्हें दोस्तों संविधान द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने स्कूल खोल सकते हैं। इसीलिए ईसाई मिशनरी स्कूल आपने कभी न कभी सुना होगा। शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनका मैनेजमेंट करने का अधिकार होगा किसे, अल्पसंख्यकों को। अनुच्छेद 30 के कारण ही दोस्तों मदरसों में इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। एक तरफ तो कई जगह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जाएगा, मतलब कि शिक्षण संस्थानों में कि आप किस धर्म के, किस जाति के, लेकिन आप मदरसों में जाएंगे तो यहाँ सिर्फ मुस्लिम शिक्षा दी जाती है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 30 कहता है कि सभी को अधिकार है अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का। अनुच्छेद थोड़ा सा यहाँ दोस्तों क्या लिखेंगे आप, अनुच्छेद 30 के कारण ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में लागू नहीं होता। एक्चुअली में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वह दोस्तों सभी के लिए समान रूप से लागू होता है, परंतु जो अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थाएं बनाई गई हैं और चूंकि अनुच्छेद 30 में ऐसा कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपना प्रबंधन करने का अधिकार होगा, तो वो सरकार के तहत जो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 के अनुसार राज्य जो किसी भी स्कूल को मतलब एक अनुदान देता है, अनुदान देते समय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से कोई भी वह भेदभाव नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं कहेगा कि ये जो है कम लोगों के लिए है तो इसे अनुदान नहीं दिया जाएगा, सभी के लिए जो है समान अनुदान दिया जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखा, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार देखा, जिसमें हमने आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 की बात की। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। आपको अगर जानकारी पसंद आई है, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।